Hello student, I am Vinay from Vinay Thinks channel. Today we will discuss the chapter from the class 10th of book First Flight. The chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Roila Mandela. Let's start the chapter. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये कौन थे? ये साउथ अफ्रीका से थे। साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वो सदर्न कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में है। तो इन्होंने क्या लिखा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बुक है जो इन्होंने लिखी थी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी इज द कंटेंट और द कहते हैं स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद ने ही अपनी लाइफ स्टोरी लिखी हो। तो नेल्सन मंडेला ने ये खुद ने ही अपनी लाइफ स्टोरी लिखी थी। तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, जो कि नेल्सन मंडेला थे। आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये क्या सबसे पहले प्रेसिडेंट भी थे साउथ अफ्रीका का। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एड्रेस एट मदीबा जोसा क्लैन नेम। इनके क्लैन का नेम था, जो छोटे छोटे क्लैन होते हैं उसका नाम क्या था? जोसा क्लैन नेम का था। और इनको क्या बोला जाता था? मदीबा। बिलोंग टू थेम्बू रॉयल फैमिली। और ये किससे बिलोंग करते थे? एक रॉयल फैमिली से करते थे जिसका नेम था थेम्बू। अब इनके बारे में और पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे जब इन्होंने बहुत लॉन्ग स्ट्रगल की थी। और वो ईयर क्या था? 1994 में। ये 1994 में इन्होंने शपथ ली थी पहले प्रेसिडेंट बन के साउथ अफ्रीका के। Nelson Mandela served prison for 27 years for the abolition of apartheid, racial discrimination on the basis of color of the skin. Nelson Mandela थे, उन्होंने 27 साल तक वो जेल में रहे। ये किसके खिलाफ लड़ने के लिए? वाइट और ब्लैक के जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके। इसको बोलते हैं अपार्थेड। अपार्थेड किसे बोलते हैं? जब वाइट और ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन हो। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। और उस वक्त साउथ अफ्रीका में बहुत प्रचलित था ये। काले लोग और वाइट लोग को ऊंचा माना जाता था, काले लोगों को नीचा माना जाता था। कलर की स्किन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। और इस सिस्टम को बोलते थे अपार्थेड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, जिसमें क्या भेदभाव किया जाए किसके? स्किन के कलर पे, ब्लैक है या वाइट है। उस सिस्टम को क्या बोलते थे? हम अपार्थेड बोलते थे। तो उसके लिए वो 27 साल तक जेल में रहे। केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका। और इन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा गया है साउथ अफ्रीका का। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर में जीत दिलवाई। और ये अपार्थेड सिस्टम था, इसको एबोलिश किया। इसका मतलब इसको खत्म किया। जैसे कि हमारे देश में फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साल तक देश के लिए लड़ा। ऐसे ही नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के हक के लिए व्हाइट्स के खिलाफ बहुत साल तक लड़ा। और इसीलिए वो 27 साल तक, अपने जीवन का 27 साल उन्होंने जेल में ही निकाले। तो इसलिए उन्हें किसका दर्जा दिया गया? फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और अपने लोगों के लिए वो इतना लड़े कि उनको फ्रीडम मिल सके और उनको ये अब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए और सबको इक्वली ये राइट्स मिल सके। तो इस सिस्टम को, अपार्थेड सिस्टम को वो खत्म करने के लिए लड़ते रहे अपनी पूरी जिंदगी। 10th में अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। 10th में, अब 10th में कौन सी 10th में की बात हो रही है? 10 मई 1994, जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ था इस अपार्थेड सिस्टम से। तो वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह बहुत ही दिन क्लियर था और बहुत ही चमकीला। इसका मतलब आशा की किरणें थी। फॉर द past few days I had been pleasantly besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Beside by क्या होता है? To be surrounded closely by, कि चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा हो। तो अब वो क्या कह रहे हैं? कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लोगों ने घेर रखा है। डिग्निटरीज क्या होता है? रिस्पेक्टफुल पीपल होते हैं, जो पूरी दुनिया के रिस्पेक्टफुल पीपल थे, उन्होंने मेरे को घेर रखा था।
और वर्ल्ड लीडर और पूरी दुनिया के, आप जैसे कि फोटो में देख पा रहे हो, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए थे हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, कि हमारा जो समारोह स्टार्ट होने वाला था उससे पहले वो सब हमें रिस्पेक्ट देने आए थे, क्योंकि पहले अपार्थाइड सिस्टम था, तो सभी दुश्मन थे। ये साउथ अफ्रीका के साथ कोई भी दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहता था, बट जब अब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया है तो अब सब कोई आ रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं और फ्रेंडशिप भी करना चाहते हैं साउथ अफ्रीका के साथ। तो इसलिए ये इनॉग्रेशन समारोह में दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, रिस्पेक्टफुल लोग आए हैं, पीएम भी आए, प्रेसिडेंट भी आए लोगों के, और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी डिग्नेटरीज आए हैं यहाँ पे अब वो इंजॉय करने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब वो कह रहे हैं ये इनॉग्रेशन था, ये समारोह था, क्या सबसे बड़ी गैदरिंग हुई थी, इसका मतलब सबसे बड़े लोग इकट्ठे हुए थे साउथ अफ्रीकन सॉइल पे आज तक इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए थे इंटरनेशनल लीडर्स, इसका मतलब दुनिया भर के जो लीडर्स है आज तक इकट्ठा नहीं हुए थे। Ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. एम्पीथिएटर क्या होता है? एम्पीथिएटर होता है खुला। ये आप प्रेटोरिया बिल्डिंग देख रहे हो, क्या कहते ये बिल्डिंग है, इसमें क्या कहते ये आप आगे देख रहे हो, यहाँ पे सीढ़ियां लगी हुई है, सीढ़ियां ऊपर से नीचे, तो वहां पे लोग बैठते हैं और एम्पीथिएटर आगे बंदा बोलता है जो स्पीकर होता है, तो इस यूनियन बिल्डिंग में वो बोलने वाले थे। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब वो कह रहे हैं decades, 4 decades, decade क्या होता है? 10 साल का कोई भी समय। तो अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? डिकेड्स बोला हुआ है। तो डिकेड्स का मतलब हुआ बहुत सारे 10 साल मिला के, इसका मतलब बहुत सालों से क्या हुआ है? दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, कि बहुत सालों से, लगातार कई सालों से ये व्हाइट सुप्रीमेसी, इसका मतलब गोरों का राज था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब वो क्या कह रहा है कि अब तक तो व्हाइट सुप्रीमेसी था, इसका मतलब अपार्थाइड का सिस्टम था, इसका मतलब व्हाइट सबसे ज्यादा उनको उनकी पूछ होती थी, सब चीजों में उनकी पूछ होती थी, कई नौकरी वगैरह हो गई तो उनकी में भी उनकी पूछ होती थी। बट अब 10/5/1994 डेट को ये पार्टी सिस्टम खत्म हो गया, व्हाइट सुप्रीमेसी नहीं रही है। बट क्या हो गया अब ये? नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब क्या है ये रेनबो गैदरिंग? रेनबो गैदरिंग क्यों बोला है? रेनबो जैसे अलग अलग कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, वैसे ही अब वो उसको भी बोला क्योंकि यहाँ पे भी व्हाइट ब्लैक अलग अलग कलर के लोग इकट्ठे हुए अलग अलग देश से। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और दुनिया के भी सभी नेशन, सभी देश आए हुए हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका को मुबारकबाद देने के लिए, पहली डेमोक्रेटिक, इसका मतलब लोगों के द्वारा चुनित सरकार को सपोर्ट करने के लिए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. अब autumn day क्यों बोला गया है? अब आप सोचोगे मई में autumn कहाँ से आ गया? मई में तो समर होता है। 10/5/1994 की बात है जिस दिन ये इनॉग्रेशन था और नेल्सन मंडेला शपथ लेने वाले थे। तो ये यहाँ पे तो अभी समर चल रहा है, आप मई देख रहे हो, मई में समर चल रहा है, तो फिर ये autumn की बात क्यों कर रहा है? तो अब आपको मैं बताता हूँ, कई लोगों को पता भी होगा, कई को भी पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, जो अफ्रीका होता है सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, सॉरी क्लाइमेट अलग अलग रहता है। जब यहाँ पे समर होता है तो वहां पे विंटर होता है, जब वहां पे विंटर होता है तो यहाँ पे समर होता है, तो अपोजिट होता है। तो अभी यहाँ पे समर चल रहा है तो मई में वहां पे विंटर होगा, विंटर से पहले क्या आता है? ऑटम। तो अब ऑटम खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने बोला ऑटम डे पे मैं अपनी बेटी के साथ, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, मेरी बेटी के साथ वहां पे खड़ा था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क was the first sworn in as second deputy president and then the Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। अब पोडियम का मतलब होता है स्टेज। अब वो स्टेज पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने और फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने भी शपथ ली वहां पे मुझसे पहले। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। वो क्या कह रहा है? जब मेरी बारी आई तो मैंने भी प्लेस ली, इसका मतलब शपथ ली कि मैं सब कुछ ओबे करूंगा
और अपहोल्ड करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर एक कंट्री के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक होती है जैसे देश चलेगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टूडे, और मैं अपने आप को पूरा समर्पित कर दूंगा देश के अच्छे के लिए। To the assembled guest and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. अब वो क्या कह रहा है, कन्फेयर का मतलब होता है गिव, न्यूबॉर्न लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। अब वो कह रहा है कि जो भी असेंबल्ड गेस्ट आए हुए थे, बाहर से मेहमान आए हुए थे, और जो भी लोग हमें देख रहे थे, तो अब हम कह रहे थे कि हम अब अपाथिड से फ्री हो चुके हैं, और अब आप हमारी प्रेजेंस दुनिया में देख सकते हो, और अब नई फ्रीडम भरी कंट्री आएगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न एज अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब वो क्या कह रहे हैं कि इतना एक्सपीरियंस ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब लोगों में कितना भेदभाव किया जाता था, ये कितनी बड़ी आपदा थी, और वो बहुत लॉन्ग तक चली, क्योंकि कई डिकेड्स तक चली। बट अब क्या नई सोसाइटी आने वाली है जिसपे ह्यूमैनिटी, इसका मतलब इंसानियत को भी गर्व होगा, क्योंकि अब भेदभाव नहीं होगा, कुछ भी भेदभाव नहीं होगा, और सबको इक्वल माना जाएगा, तो इसलिए सबको प्राउड होगा। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our soil. अब outlaws क्या होता है, refers to those countries which had severed diplomatic relation with South Africa due to the practice of apartheid, कि वो देश जिनका अच्छा रिलेशन नहीं था, इसका मतलब अच्छा बर्ताव या व्यवहार नहीं था साउथ अफ्रीका के साथ। क्यों? क्योंकि अपाथिड की वजह से वो उनसे मिलना जुलना नहीं चाहते थे। अब वो कह रहे हैं जो लोग कहते, जो कंट्री जब नहीं मिलना चाहते थे, इतने सालों से हमसे कोई रिलेशन नहीं बना पाए, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। रेयर प्रिविलेज इसका मतलब दुर्लभ, उनको दुर्लभ क्या मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, कि हमारे धरती पे आके ही हमसे मिले और हमारे को सुने। क्योंकि अब पहले अपार्टेड सिस्टम था तो कोई नहीं आता था, अब सारे देश उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपार्टेड सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, और ये दुर्लभ उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अब उनके लिए होस्ट भी बनाए, साउथ अफ्रीका खुद की सॉइल में उनके लिए होस्ट भी बनाए। इसका मतलब वो उनको सब बातें बताने वाला। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. Dignity मतलब respect। तो वो क्या कह रहा है, जो भी डिस्टिंग्विश, इसका मतलब होता है कि जाने पहचाने वाले बहुत बड़े बड़े नाम जो आए हैं, क्या कहते हैं, लोग जिनको सभी से जानते हैं, किसी न किसी फील्ड में उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, उन सबको थैंक बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि थैंक यू हमारी कंट्री में आने के लिए, एंड आफ्टर ऑल अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि हम सबकी किसके ऊपर, जस्टिस के ऊपर जीत है, एक जीत है जस्टिस के ऊपर, पीस के ऊपर, ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर, कि ह्यूमन जो हमारे इंसानों की रिस्पेक्ट है वो बढ़ाई गई है अपार्टेड खत्म करके, पीस शांति भी बढ़ी है, क्योंकि अब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, और जस्टिस सबको एक जैसा क्या मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा। इसका मतलब न्याय प्रणाली भी सुधर जाएगी, क्योंकि अब जो कलर के ऊपर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। अब एमेंसिपेशन क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, कि अब वो कह रहा है कि एट लास्ट हमने पॉलिटिकल एमेंसिपेशन भी पा लिया। इसका मतलब हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले तो ब्लैक लोग पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बन सकते, बड़ी हायरार्की में नहीं आ सकते थे किसी कंपनी के में, बट वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी है। वो कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। अब उनको कलर के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और वो किसी भी पोजीशन में ऊपर या नीचे गवर्नमेंट में आ सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं और देश को ऊपर उठा सकते हैं। अब वो ये कह रहे हैं एट लास्ट हमने ये फ्रीडम अचीव कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिप्राइवेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, कि एक को किसी अपने राइट से दूर रखना, इसका मतलब डिप्राइव रखना। डिप्राइव का मतलब होता है किसी के राइट्स को उससे दूर रखना। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, किसी को अलग से ट्रीट करना। जैसे अब काले गोरे थे तो कालों को, जो ब्लैक कलर के थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कलर के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि सबको आजाद कर देंगे। लिबरेट का मतलब है आजाद, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज,
ऑफ पॉवर्टी, जो ये क्या थी, गरीबी थी, डिप्राइवेशन थी, इसका मतलब किसी को अपने रात से सफरिंग थी, सफरिंग उनको मतलब जो परेशानियां थी, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो सारे डिस्क्रिमिनेशन थे अब हम सब खत्म कर देंगे। नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब वो क्या कर रहा है कि कभी नहीं होगा, shall it be this beautiful land again experience the oppression of one by another। ऑपरेशन होता है दबाव डालना, इसका मतलब किसी को दबाना। अब वो कह रहा है ऐसा कभी नहीं होगा अब दोबारा कि एक दूसरे को दबाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement, let's freedom reign, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब वो कह रहा है कि ऐसा इतना अच्छा दिन है तो अब सूर्य भी छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट है, लोगों ने इतनी बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट हमने पाई है कि ये भेदभाव खत्म कर दिया है और ये हमेशा रहे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ as a spectacular array of African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। वो कह रहे थोड़ी देर बाद ओ का मतलब होता है सरप्राइज, इसका मतलब हैरान होके उनकी सबकी आंखें ऊपर होती है, तो क्या देखते हैं, स्पेक्टिकुलर एरे। एरे क्या होता है, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कि बहुत ही अच्छा एक डिस्प्ले हो रहा था। किस चीज का हो रहा था, उनके जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप कैरियर्स का। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, ये यूनियन बिल्डिंग है, इसके ऊपर वो क्या दिखा रहे थे, अपनी अलग अलग कलाकारियां दिखा रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। वो कह रहे हैं प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेसी, ये उनका एक्यूरेसी दिखाने का मकसद नहीं है कि मिलिट्री का, कि वो एक्यूरेसी दिखा रहे हो हम कितने एक्यूरेट है, देखो कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं जहाज वगैरह, बट उनका क्या था, उनकी लॉयल्टी दिखा रहे थे डेमोक्रेसी के प्रति। डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट चुनी गई किसके, पीपल के द्वारा खुद ही, तो वो कह रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and the police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, and saluted me, pledged their loyalty। pledged का मतलब होता है promised। अब वो देख रहे हो क्या कहते हैं, जो ये जहाज अलग अलग तरह से उड़ रहे थे, अब वो डिफेंस फोर्स के जो थे या पुलिस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे, उनकी चेस्ट पे क्या लगाया गया, बीडिकेड होता है क्या कहते हैं, सजावट, तो सजाया गया किससे, रिबन और मेडल से उनकी छाती पे लगाया गया, जैसे आप आर्मी के देखते हो लगाए जाते हैं अपने भी 26 जनवरी में, वैसे ही उनको भी सजाया गया। और वो सैल्यूट कर रहे थे मुझे और प्लेस कर रहे थे कि लॉयल्टी, देश के प्रति वो लॉयल रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट वॉज सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अनमाइंडफुल होता है कॉन्शियस ऑफ और अवेयर ऑफ, कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि इस बात पे कि बहुत साल पहले वही लोग थे जिन्होंने मेरे को अरेस्ट किया था, बट आज वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आज वो प्रेसिडेंट है। बट अरेस्ट क्यों किया था, जब अपार्थिड सिस्टम था तो वो उसके लिए लड़ रहे थे, तो वो उनकी ड्यूटी थी। वो कह रहा है कि मैं इतना उनको क्या कहते भाव नहीं दे रहा इन बातों को, और अब उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। और एक दिन उन्होंने मुझे अरेस्ट भी किया था, क्योंकि जब वो अपार्थिड सिस्टम था जो वो क्या था, प्रचलित था। तो वो इन बातों से ज्यादा वो नहीं है, वो इन बातों से ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लड़े इतने साल, तो ये क्या चीज है। फाइनली अ सेवन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। Chevron मतलब होता है एक zigzag pattern in the shape of V। अब एक जिगजैग पैटर्न बनाया, जैसे कि मैं बना के दिखा रहा हूँ, जिगजैग पैटर्न वी की शेप में बनाया, और आप देख रहे हो फ्लैट्स साइड में पिक भी लगा रखी है मैंने, इसमें भी जिगजैग पैटर्न बन रहा है। आप देखिए, ये देखिए, ये भी जिगजैग पैटर्न बन रहा है किसकी, शेवरन, इसे बोलते हैं शेवरन। तो शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इसे शेवरन बोला है कि उन्होंने ये नेल्सन मंडेला ने, कि वो कह रहा है कि जो जेट इम्पाला जेट्स थे वो क्या जिगजैग शेप में उड़ रहे हैं, और स्मोक कैसे कलर में उड़ा रहे हैं, वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सारे कलर्स किस में थे, साउथ अफ्रीकन फ्लैग में थे। और फ्लैग के कलर्स का वो क्या धुआं उड़ाते हुए जेट्स उड़ रहे थे शेवरन की शेप में। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Afrika
एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम्प द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अब वो कह रहे हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है देश में तो क्या नेशनल एंथम गाई जाती है, तो अब वो भी क्या नेशनल एंथम गाई जा रही है उनके वहां पे भी, पर दो नेशनल एंथम गाई जा रही है, एक व्हाइट्स के लिए गाई जा रही है और एक ब्लैक्स के लिए। व्हाइट्स वाली कह रहा कोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक्स वालों के लिए भी गाई जा रही डाई स्टैम्प। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised का मीनिंग had a low opinion of, they would soon know the words by heart। और वो कह रहे हैं दोनों के लिए नहीं थी एंथम और दोनों को कहते बहुत कम नॉलेज थी इनके लिरिक्स के बारे में, बट वो दिल से गा रहे थे क्योंकि दोनों ही ग्रुप सब खुश थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है, तो दोनों ही ग्रुप बहुत खुश थे। उन्हें हालांकि वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता था, लिरिक्स का मीनिंग नहीं बता था, बट फिर भी वो दिल से गा रहे थे, जल्दी सीख भी लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और वो कह रहे बहुत ही खुश, ओवरवेल्म्ड होता है बहुत ही खुश थे, वो कहते हैं सेंस ऑफ हिस्ट्री से उस डे कि आज एक हिस्ट्री का डे बन रहा है क्योंकि आज वो फ्री हो रहे हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री बनने चाह रही है, अपार्थाइड सिस्टम एबोलिश हो गया बिल्कुल, तो ये हिस्टोरिकल डे है। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट डिकेड का मतलब 10 इयर्स, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी क्या होगा, 1900 से 1910 तक जो हुआ वो फर्स्ट डिकेड होगा। तो अब 1900 से 1910 के बीच में वो बता रहे हैं फ्यू इयर्स आफ्टर द बीटर का मतलब कड़वी, एंग्लो बोर का मतलब अंग्रेजों और साउथ अफ्रीकन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, बिफोर माई ओन बर्थ, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे भी पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने क्या ये डिफरेंस पैदा कर लिया कि रंग भेद का लोगों के बीच में, जो सफेद लोग थे गोरे थे, और उन्होंने क्या लोगों के ऊपर ये अपार्थाइड सिस्टम लागू कर लिया रेशियल डोमिनेशन का, कि कलर के ऊपर भेदभाव का, डार्क स्किन पीपल का, और हमारे ऊपर वो राज करने लगे और भेदभाव करने लगे हमारे साथ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और वो क्या कह रहे हैं, ये ऐसा जो अपार्थाइड का सिस्टम था उन्होंने ऐसा क्रिएट किया, कैसा क्रिएट किया कि ये सबसे भयंकर, सबसे क्रूर, इनह्यूमन, इसका मतलब इंसानियत से बहुत दूर, और सोसाइटीज का आज तक का दुनिया का माना गया ये सबसे क्रूर वो था, क्या था, स्ट्रक्चर था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। अब लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century की बात कर रहा है, इसका मतलब 1990 से लेके अब ये 2000 की बात कर रहा है। अब ये 1994 की बात है जब वो ये बात कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि मेरा अब क्योंकि इसी ईयर में वो क्या हुए थे, फ्री हुए थे ना 1994 में, अब उनका कौन सा था, 8th डिकेड मतलब 80s में थे वो एज अ मैन। तो वो जब बोल रहे सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, कि हमेशा के लिए खत्म हो गया और रिप्लेस किससे किया गया, एक नए सिस्टम से किया गया जिसमें राइट, लोगों के राइट और जो उनकी फ्रीडम है वो सब कुछ अच्छे से जानी जाएगी। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that as I have owned so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। African patriots मतलब जो इनकी क्या आज़ादी के में लड़े, उन सबको patriots बोला है। कि कह रहे ये डे आ गया जिसमें कहते ये कब आया, अनइमेजिबल सेक्रीफाइस, कि कितने लोगों ने अपना से बहुत कुछ त्याग किया है और उन लोगों ने बहुत दुख झेले है और बहुत धैर्य रखा है ये डे आने के लिए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम and that they were not able to see what their sacrifices had wrought का मतलब done और achieved, क्या उन्होंने पाया है। कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी लाइन, नोबल लाइन
ये अब खत्म हो गई है एंड बिगेन अगेन विद मी, और फिर से मेरे साथ ये स्टार्ट हुई। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू, और मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं उन लोगों का जिन्होंने आज तक कहते हैं हमारी सारी फ्रीडम में सहायता की है, उनका थैंक यू नहीं बोल पाया, उन्होंने अपनी सारी लाइफ त्याग दी हमारे लिए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द डेट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड का मतलब डीप एंड स्ट्रॉन्ग हर्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो अपार्थाइड सिस्टम था इसने हमारे अंदर इतना घाव डाला, कहते हैं हमारे देश के अंदर और हमारे पीपल के अंदर, तो हमने बहुत साल बिताए, और इफ नॉट जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन इस प्रोफाउंड, इसका मतलब इतने गहरे जो घाव किया है इस सिस्टम ने वो उभारने के लिए बहुत साल लगे हमें। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी had another unintended effect, and that it produced the Oliver Thambos, Walter Sisulu, and the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fischer, the Robert Sobukes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be again. अब वो क्या कह रहे हैं, ये सारे जो बंदे थे उन्होंने बहुत सालों तक क्या झेला, क्या कहते ऑपरेशन झेला, दबाव झेला और बहुत क्रूरता झेली। ब्रूटलिटी का मतलब क्रूरता झेली ये, और उन्होंने क्या कहते अपने बारे में सोचे बिना लोगों की सेवा की और लोगों को बचाने का किया। ये आपको साइड में फोटो भी दिख रहे होंगे, ये सारे जो थे फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हो आप एक तरह से, जैसे अपने देश में भगत सिंह वगैरह थे वैसे वहां पे थे। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने कितना करेज था, कितना धैर्य था, कितना ज्ञान था, कितने अच्छे थे ये लोग, इनका कितना अच्छा व्यवहार था, और ये कभी भी जाना नहीं जाएगा क्योंकि ये खत्म हो गए अब। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा ऑपरेशन चाहिए, इतने बड़े कैरेक्टर, इसका मतलब इतने बड़े जितना दबाव होगा उतना कैरेक्टर निकल के आएगा आदमी का। जो भी बड़े आदमी बने हैं, जो भी सक्सेसफुल बने हैं, तो उन्होंने बहुत ऑपरेशन झेला है किसी ना किसी वे में, या तो उन्होंने इकोनॉमिकल वे में झेला है या सोशल वे में झेला है। तो आप कितने भी बड़े आदमी हो गए, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ोगे तो ऑपरेशन सबने झेला है। तो उनका कहने का अर्थ भी यही है कि जितना ज्यादा ऑपरेशन होगा उतना बड़ा आदमी बनेगा। अब वो क्या कहना चाहते हैं, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soils, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। कह रहे हैं कि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में डायमंड्स बहुत मिलते हैं, डायमंड्स की बहुत सारी खदानें हैं, और बहुत सारे जो है डायमंड्स मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं वहां पे। तो कह रहे हैं हमारी सॉइल में इतने सारे मिनरल्स है, बट असलियत की बात तुम्हें पता है क्या, हमारी जो ग्रेटेस्ट धन है वो क्या है, जो धन है वो हमारे लोग हैं, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा बढ़ के है और ज्यादा प्योर है हमारे लिए, जिन्होंने हमारे लिए, इसका मतलब वो कह रहे हैं पीपल को अमूल्य बता रहा है, किनसे, जेम्स और मोतियों से ज्यादा। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कि वो क्या कह रहे हैं कि ये कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, फ्रेंड्स। कह रहे ये सारे दोस्त है जो मेरी स्ट्रगल में इन्होंने मेरी मदद की, और इन्होंने से ही मैंने धैर्य का मीनिंग सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कि मैंने टाइम पे देखा कि एक आइडिया के लिए लोग अपना जीवन लगा देते हैं और अपनी जीवन गवा देते हैं, और अपना क्या कहते पूरा का पूरा जीवन गवा देते हैं। जैसे कि ये लोग थे हमारे देश में थे फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह थे, गांधी जी थे, उन्होंने पूरा का पूरा जीवन गवा दिया। तो वो कह रहे कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक आइडिया के लिए पूरा जीवन गवा देते हैं अपना। आई हैव सीन मैन स्टार्ट अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ और रेजिलेंस that defies the imagination। Resilience क्या होता है, the ability to deal with hardship and recover from its effect। कि मुश्किलों से सामना करना और उनसे कैसे उबरना। तो अब वो कह रहे हैं कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, कि कैसे वो खड़े होते थे अटैक और टॉर्चर और विदाउट टूटे हुए, इसका मतलब अंदर से नहीं टूटते थे, और वो अपनी शक्ति दिखाते थे और एबिलिटी दिखाते थे कि हम सारी इन मुश्किलों से उबर जाएंगे। और यही उनकी इमेजिनेशन दिखाती थी, क्योंकि इतनी मुश्किलों में कोई भी बंदा नहीं सोच सकता कि हम उबर सकते हैं या हम इनसे लड़ सकते हैं, बट
क्या वो उन लोगों ने सोचा? तो उनकी इमेजिनेशन, यही उनकी इमेजिनेशन डिफाइन करती है कि उनमें कितनी इमेजिनेशन थी। वो इतनी मुश्किलों और टॉर्चर वगैरह के सहते हुए भी फिर भी नहीं टूटे और फिर भी लगातार लड़ते रहे इतने सालों तक। तो आप कहोगे ये हमें चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है 10th में, हमें नेल्सन मंडेला से क्या लेना, साउथ अफ्रीका से क्या लेना? बट बेटा आपको ये सिखा रहा है कि ये हमें मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। जैसे अब लॉकडाउन की स्थिति है, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अटल रहना चाहिए और शक्ति से लड़ना चाहिए सभी टॉर्चर्स की तरफ, और जो भी मुश्किलें आए उसको फेस करना चाहिए। क्योंकि हम क्या है, इनफाइनाइट है और हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि नेल्सन मंडेला 27 साल तक रह के भी उन्होंने क्या फ्रीडम दिलाई, ऐसे ही हमारे अंदर भी अपार शक्ति है। तो हमें भी एक दो दिन में ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, लगातार निरंतर काम करना चाहिए, कभी ना कभी सक्सेसफुल मिलेगी, और छोटी मोटी मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. ट्रेम्प का मतलब होता है विक्ट्री, और वो कह रहा है कि मैंने जाना करेज जो है एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि इसका मतलब फियर की कमी नहीं है, इसका मतलब डर नहीं हो जब वो डैरियर नहीं होता, बट ये क्या है, जीत है, उसके ऊपर जीत होना असली बात है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कॉन्कर्स दैट फियर। वो कह रहा है कि असली ब्रेव मैन, जो बहादुर इंसान है, वो नहीं है जो कि डरता ही नहीं है, बल्कि कौन है, जो अपने डर के ऊपर जीत पा लेता है, वो असली बहादुर इंसान है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. वो कह रहा है कोई भी बंदा नफरत के साथ पैदा नहीं होता, कि वो कलर के बेस पे पैदा हुआ हो कि नफरत करता, या उसके बैकग्राउंड के बेस पे, या उसके रिलीजन धर्म के बेस पे। तो कोई भी बंदा कह रहा है कि हेटरेट के साथ, नफरत के साथ पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. वो कह रहा है अगर हम उन्हें नफरत करना सिखा सकते हैं तो अगर, और वो नफरत कर सकते हैं तो हम उन्हें क्या, प्यार करना भी सिखा सकते हैं। they were taught to be love, प्यार करना भी सिखा सकते हैं, और जो लव है, जो प्यार है, वो नेचुरली, ज्यादा नेचुरली आएगा हेटरेट से, क्योंकि बच्चा होता है वो हेट के साथ पैदा नहीं होता है, प्यार के साथ पैदा होता है। शुरुआत में उसे हेट वगैरह पता ही नहीं होता है, तो ये नेचुरल चीज होती है। वो कह रहा है कि लव नेचुरल होता है, और ये और नेचुरल आएगा किससे, उसके अपोजिट से। किसका अपोजिट मतलब हेटरेट से, वो ज्यादा नेचुरली आएगा लव। इवन इन द ड्रीमेस्ट टाइम्स in prison when my comrades and I was pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of our guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me, keep me going. अब वो क्या कह रहा है, पुश टू लिमिट्स होता है, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, कि लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाना जो हमारी एबिलिटी होती है पेन या दुख सहन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट होता है मोस्ट डिफिकल्ट और टफेस्ट टाइम कह सकते हो, कि जब वो जेल में थे, जब उनका सबसे ज्यादा टफ टाइम था, जब उनके जो दोस्त और वो उनके क्या पुश टू आवर लिमिट्स, की आखिर पॉइंट पर सहने के आखिर पॉइंट तक पहुंच चुके थे, अब और नहीं सहन कर सकते थे, वो टफेस्ट टाइम था। तो उन्हें क्या दिखा, पेन का टफेस्ट टाइम था। आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ गार्ड्स, एक गार्ड्स ने उनकी थोड़ी बहुत मदद की होगी, तो उन्हें क्या दिखा, उसमें आस दिखी, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की फिर से चमक दिखी। बस चाहे वो कह रहे कि एक सेकंड के लिए दिखी हो, बट वो इतनी बहुत थी कि उन्हें रीअश्योर, उन्हें एश्योरेंस देने के लिए कि हमें आगे चलना चाहिए, अभी इंसानियत खत्म नहीं हुई है, तो हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए और डटना नहीं चाहिए और ऐसे ही लड़ते रहना चाहिए। वो कह रहे कि एक सेकंड की भले इंसानियत दिखी हो हमें एक गार्ड में, पर वही बहुत थी हमें कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, और वही बहुत थी हमें टीच करने के लिए कि हम रुके ना, निरंतर चलते रहे। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, कि वो क्या कह रहे हैं, मैन्स गुडनेस, जो अच्छाई होती है इंसान की, वो एक लौ की तरह, मोमबत्ती की लौ की तरह है, जो कि छुपाई नहीं जा सकती, छुपाई जा सकती है बट क्या खत्म नहीं की जा सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his
पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और वो कह रहे हैं हर एक आदमी के दो दायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन को हिंदी में बोलते हैं ड्यूटीज। पहली ड्यूटी अपनी फैमिली के लिए जिसमें पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, दूसरी अपने देश के लोगों के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशन होता है नेचुरल टेंडेंसी और बिहेवियर, कि जो नेचुरल बिहेवियर होता है बंदे का उसे ही इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो सिविल सोसाइटी है उसमें आदमी को कहते हैं अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फुलफिल करनी चाहिए। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ द ऑब्लिगेशन। बट वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये बहुत नामुमकिन था मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका मेरे जैसा जन्म हुआ हो और कलर भी मेरे जैसा हो, काला हो, उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। In South Africa, men of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। वो कह रहे हैं इन साउथ अफ्रीका जो मेरे जैसा आदमी था, इसका वाइट सुप्रीमेसिस्ट थी, तो मेरे जैसा आदमी था जो जीने की कोशिश करता था तो उसे पनिश किया जाता था और क्या आइसोलेशन में डाला जाता, जिसका मतलब अकेले छोड़ा जाता। जैसे अभी आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए उनके लिए भी आइसोलेशन थे ब्लैक्स के लिए। अगर कोई भी रेबेलियन बनता था तो उसे मारा जाता था और उसे अकेले जेल में डाल दिया जाता था, अकेले रोक दिया जाता था आइसोलेशन में। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। inevitably होता है unavoidably, कि वो कह रहे हैं मेरे जैसा आदमी अगर वो ड्यूटी पीपल के जो पीपल बंदे हैं हमारे किसके ये कंट्री के, उनके जो हमारी ड्यूटी है अगर वो पूरी करना चाहे तो उसे क्या कर दिया जाता था, फैमिली से दूर कर दिया जाता था, घर से, और अकेले रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। क्या रिबेलियन की इसका मतलब जेल में डाल दिया जाता था, और उसकी सीक्रेसी, इसका मतलब सीक्रेसी मतलब कि अकेले उसको रहने दिया जाता था, किसी को भी नहीं पता होता था वो कहाँ पे है, उसको अकेले सीक्रेट जगह पे बंद कर दिया जाता था। और रिबेलियन इसका मतलब विरोधी, देश विरोधी उसे घोषित किया जाता था। तो वो कह रहा है हमारे जैसे आदमी के लिए जो ब्लैक कलर के थे, क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम था वहाँ पे, कह रहे ब्लैक के लिए बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो 27 ईयर्स के लिए जेल में भी रहे, कि अकेले रहे, क्योंकि वो रेबेलियन बने थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वो कहते हैं हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था ऐसे जीना और अपने राइट्स के लिए लड़ना, तो बहुत ही मुश्किल था। हम ड्यूटीज अपनी कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ना फैमिली की तरफ ना पीपल की तरफ, जो हमारे कंट्री के पर्सन है, ना उनकी तरफ हमारी कंप्लीट हो पा रही थी। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। कह रहे in the beginning जो मैंने किसको चूज किया, अपने पीपल को चूज किया, इसका मतलब देशवासियों को चूज किया मेरी फैमिली के ऊपर। बट जब मैं अपने देशवासियों की सेवा करने लगा तो मुझे क्या पता लगा कि देशवासियों की सेवा करते हुए मैं अपनी जो फैमिली के प्रति मेरी ड्यूटीज है, एक सन होने की, एक ब्रदर होने की, भाई होने की, एक पापा होने की और एक हस्बैंड, पति होने की, तो वो सारी ड्यूटीज मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, क्योंकि देश की ड्यूटीज पहले उन्होंने क्या चुनी, देशवासियों के लिए सेवा करनी, बाद में अपनी फैमिली के लिए। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो कह रहा है कि मेरे अंदर शुरुआत से ही भूख नहीं थी कि फ्री होने की। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री, क्योंकि बच्चा होता है वो फ्री पैदा होता है। वो कह रहा है कि मैं फ्रीडम, मेरे फ्री किस फ्री पैदा हुआ था हर एक वे में, जो कि मैं जान सकता हूँ, क्योंकि जब तक बच्चा होता है उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते, जितना बड़ा होता जाता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती है। ऐसे ही किन के साथ हुआ, इनके साथ हुआ। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream and run through my village, free to roast mealies under the star and ride the broad backs of a slow moving bulls। अब वो कह रहा है चाइल्ड की, अपनी चाइल्ड की एक्टिविटीज बता रहा है वो क्या क्या करते थे जब छोटे थे।
वो कह रहे थे जो मेरे हट के मदर मम्मी के झोपड़ी के साइड में फील्ड्स थी, वहां पे मैं जाता था, घूमता था, वहां पे मैं जो नहर बह रही होती थी नहर में नहाता था, और क्या करता था विलेज में भागता रहता था, मिलीज को रोस्ट करता था। मिलीज क्या होती है, एक तरह का ग्रेन होता है कि उसको मैं पका के आग पे खाता था अंडर स्टार, तारों की जमीन के तारों के नीचे, एंड राइट द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और बुल्स को इसका मतलब बैलों को पीछे से मार के जो आराम आराम से चलते थे उनके साथ खेलता था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वो कह रहे जब तक मैंने अपने पापा की, ओबे का मतलब होता है मानना, सारी बातें मानी, अबाइडेड बाय द कस्टमर, अबाइडेड का मतलब होता है लागू करना अपने, वो सारे कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज थे, कस्टम और ट्रेडिशन थे हमारे ट्राइब के, इसका मतलब उनकी जाति के जो उनका ट्राइबल था, तो जब तक मुझे कोई भी मुश्किल ना आई, ना तो लॉज की तरफ से, कानून की तरफ से, इंसानों के कानून नहीं, भगवान के कानून, कह रहे जब तक मैं अपने पापा और जो कस्टम से उनके हिसाब से चलता रहा, जब तक मुझे कोई मुश्किल नहीं आए। पर मुश्किल कब आई, जो वो अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने लगे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब वो इनकी ये क्या यंग एज की फोटो दिखा रखी है। वो कह रहे हैं जब मैं यंग था, जब मैं बॉयहुड हुआ, जब मुझे पता लगा इल्यूजन क्या होता है, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, कि इल्यूजन होता है धोखा। धोखा इसका मतलब जैसे कि इल्यूजन रेगिस्तान में दिखता है, पानी दिखता है, होता नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं धोखा था ये मेरा, कि जब मैं फ्रीडम क्या सोचता था, कुछ और सोचता था बॉयहुड में, बट मेरी फ्रीडम थी, जो असली फ्रीडम थी वो ले ली गई थी, और अब मुझे उसके लिए मैं भूखा हो गया था। अब मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी, वो क्या था, डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी, जो अपार्टमेंट सिस्टम था वो खत्म हो जाना चाहिए। अब उसके लिए वो कह रहे हैं मेरी बहुत भूख बढ़ने लग गई, मैं किसी भी उसमें फ्री होना चाहता था इससे। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory, not permanent. Freedoms of being able to stay out at night, read what I please to, and go where I choose. अब transitory होता है, non permanent, जो permanent ना होता। वो कह रहे स्टूडेंट था जब मुझे फ्रीडम चाहिए थी मेरे लिए, जो ट्रांजिस्टिव फ्रीडम थी, इसका मतलब परमानेंट नहीं थी। जैसे कि स्टूडेंट क्या सोचता है, नाइट आउट करूं मैं, और क्या सोचता है उस एज का बंदा कि जो मुझे मन करे वो मैं पढ़ूं, जहां मैं चाहूं वहां मैं घूमूं। तो यही होती है एक एज ए स्टूडेंट की वो राइट्स, यही चाहता है अपने पेरेंट्स से कि मैं नाइट आउट पे जाऊं, या जो मुझे मन करे वो मैं पढ़ूं, जहां मैं जाना चाहूं वहां मैं जाऊं। तो ये फ्रीडम्स के लिए लड़ता था, बट वो कह रहे ये ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स थी, ये परमानेंट नहीं थी, ये थोड़े से टाइम के लिए थी। वो आगे क्या कह रहे हैं, लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। वो कह रहे जब मैं यंग मैन हुआ, इसका मतलब बड़ा हो गया थोड़ा सा जोहान्सबर्ग में, तो जब मुझे पता लगा क्या कहते हैं, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तो मैं भूखा होने लगा, इसका मतलब लड़ने लगा किसके लिए, अपनी फ्रीडम्स के लिए, जो मेरी बेसिक फ्रीडम्स थी। माई टू ऑफ अर्निंग माई कीप क्या कहती, कि जो मैं कमाऊं वो अपने पास रखूं, ऑफ मैरिंग जिससे मैं शादी करना चाहूं उससे शादी करूं, हैविंग अ फैमिली जैसी फैमिली चाहूं वैसी फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल मैनर, और कि ऐसी फ्रीडम चाहते थे वो जो कि खराब ना हो पाए लॉज वगैरह से। बट देन आई स्लोली सो दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom. वो कह रहे कि मुझे थोड़ी धीरे धीरे पता लगने लग गया कि ये मेरी फ्रीडम की बात नहीं, मेरी आज़ादी की बात नहीं है, जो मेरे ब्रदर भाई और बहनें हैं वो भी फ्री नहीं है, वो भी मेरे के जैसे फ्रीडम फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed का मतलब है reduce, इसका मतलब restricted, कि उसने क्या जाना, उसने देखा कि क्या कहते हैं ये मेरी फ्रीडम की बात नहीं है, मेरी फ्रीडम नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट की गई है, ये फ्रीडम सबकी रिस्ट्रिक्ट की हुई है हमारे साउथ अफ्रीका के देश की। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my freedom became the greater hunger for the freedom of people. कि जब भी था उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और अपने देश के लिए लड़े, वो आज़ादी के लिए लड़े और भूखे हो गए, उनको आज़ादी चाहिए थी।
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life and transformed a frightened young man into bold one, and that drove a law-abiding attorney to become a criminal, and that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब वो कह रहा है ये सारी जो डिजायर थी, इट वॉज अ डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि ये जो थी वो डिजायर ही थी जिसने मेरे को किस में बदल दिया, एक डरे हुए आदमी को एक साहसी आदमी में बदल दिया, एक लॉ अबाइडिंग, कि जो लॉ को मानने वाला था उसको क्रिमिनल में बदल दिया। इसका मतलब वो क्रिमिनल बन गया है वो, और जो फैमिली से लव करने वाला था उसको विदाउट होम बना दिया। ये किसकी वजह से बना? और जो लाइफ लविंग मैन था उसको एक मॉन्क सन्यासी की तरह रहना पड़ा। तो ये किसकी वजह से था? उसकी फ्रीडम की वजह से। वो जो देशवासी, जो उसकी इच्छा थी देशवासियों के लिए आजादी प्राप्त करनी, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस हुए उसके अंदर। क्रिमिनल बन गया, वो साहसी आदमी बन गया, फैमिली लविंग था, हस्बैंड था, तो क्या बन गया? एक आदमी बन गया जिसका घर भी नहीं है, और एक लाइफ लविंग मैन था, लाइफ से बहुत प्यार करता था वो, बट अब कैसा रहता है? वो सन्यासियों की तरह। तो ये सारे चेंजेस किस वजह से आए? क्योंकि उनकी इच्छा की वजह से आए, जो की इच्छा थी उनकी फ्रीडम। फ्रीडम थी किसके लिए? अपने देशवासियों के लिए, देशवासियों की इज्जत के लिए और देश की इज्जत के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वो कह रहे कि मैं और किसी आदमी से अच्छा नहीं हूं। एंड आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। वर्चुअस कह रहे हैं, वर्चुअस का मतलब कि मैं और लोगों से अलग नहीं हूं, ऊपर नहीं हूं। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग का मतलब और लोगों से ज्यादा त्याग नहीं किया है मैंने, जो मेरे देशवासी है। बट मैंने क्या देखा है कि मैं इवन आई कुड नॉट एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, बट मैं छोटी मोटी फ्रीडम आजादी भी एंजॉय नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? जब तक मेरे जो देशवासी है उनको नई आजादी मिले। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, the chains on every one of my people were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chains on me। कह रहे जो डिवाइड नहीं की जा सकती फ्रीडम, जो आजादी है वो बांटी नहीं जा सकती। जो चेन्स मेरे देशवासियों के ऊपर है वो चेन हम सब के ऊपर ही है। जो चेन्स मेरे देशवासियों के ऊपर है वो मेरे ऊपर भी चेन है। इसका मतलब हम अलग अलग नहीं है कि मेरे को राइट्स मिल जाए उनको राइट्स मिल जाए, तो ये अलग अलग नहीं है। मेरे को राइट्स मिल जाए उनको नहीं मिले तो ये गलत बात है कि मेरे को, तो अगर वो फ्री नहीं है तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं भी फ्री नहीं हूं। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? लिबरेटेड का मतलब होता है फ्री। कह रहे हैं ओप्रेसर कौन होता है? अब ओप्रेसर होता है जो दबाव डालता है। इसका मतलब दबाव देने वाला, जो कहते गलत काम करता है, उन वाइट्स को यहाँ पे ओप्रेसर बोला गया है, जो दबाते हैं। और ओप्रेस्ड कौन होता है? जो गलत बातें सहन करते हैं और मुश्किलें सहन करते हैं। वो कौन थे इस स्टोरी के हिसाब से? ब्लैक्स। ब्लैक्स को क्या बोला गया? ओप्रेस्ड बोला गया। और वो कह रहे ओप्रेसर जो है उनको भी फ्री करना चाहिए जैसे ओप्रेस को करना चाहिए। वो उनका सोचना था कि दोनों के दोनों बंदी है, ओप्रेसर भी बंदी है और ओप्रेस भी बंदी है। अब आगे पढ़ेंगे उनके कहने का अर्थ क्या था। वो बहुत ही अच्छी सोच थी उनकी, नेल्सन मंडेला की। वो कहते ओप्रेसर भी बंदी है जैसे कि ओप्रेस्ड है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड द नैरो माइंडनेस। अब वो कह रहा है कि जो आदमी दूसरे की फ्रीडम, दूसरे की आजादी छीनता है तो किसका है? प्रीजुडिस होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, कि किसी से वो नफरत करना कोई भी रीजन के विदाउट, जैसे कि वाइट करते थे ब्लैक से। वो क्या कह रहा है कि किसी की भी आजादी छीनना, तो वो क्या है? जो आजादी छीनता है वो आदमी भी प्रिजनर है। किसका बंदी है? वो हेट्रेड का है, नफरत का है। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें भी आजाद करना है। तो और वो कहां बंद है? ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रीजुडिस। वो किसकी जेल में बंद है? वो जेल में बंद है सलाखों के बीच में प्रीजुडिस की, कि एक नफरत भरी इस सोच की वो किस में बंदी है? नफरत भरी सोच का बंदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे को पता है कि मैं फ्री नहीं हूँगा अगर मैं किसी की आजादी छीन रहा हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं।
और जब भी आजाद नहीं हूं, जब मेरी आजादी छीनी जा रही है। तो दोनों ही वे में वो कह रहे हैं कि आजाद नहीं है, अगर मैं किसी की आजादी छीनता हूं तो भी आजाद नहीं हूं, और मेरी आजादी छीनी जाती है तो भी मैं आजाद नहीं हूं। तो वो दोनों को बोल रहे द ओप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि जो दोनों ओप्रेस्ड है, व्हाइट्स और ब्लैक है, दोनों ही एक तरह से एक जैसे है, क्योंकि दोनों ही, रोब्ड का मतलब छीन ली गई है, दोनों से उनकी इंसानियत छीन ली गई है। जो ओप्रेस्ड है उनसे कैसे छीनी गई है, क्योंकि उनके ऊपर बुरा बर्ताव किया जाता है, तो उनसे इसलिए छीन गया। ओप्रेसर क्यों है, ओप्रेसर भी क्यों है, ओप्रेसर इसलिए क्योंकि वो किसका शिकार है, वो किसका बंदी है, नफरत का बंदी है। तो ओप्रेसर भी को भी इसलिए रोब्ड बोला गया है। तो अब इसमें उन्होंने क्या, दोनों ही ओप्रेस्ड और ओप्रेसर को, दोनों ही को बंदी बोला है। और बहुत ही अच्छी हमारे को पास सोच का उन्होंने प्रदर्शन किया है नेल्सन मंडेला ने, और बहुत सारी चीजें सिखाई है। इससे हमें ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। थैंक यू।